नमस्कार। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंफ्यूज मत होइए, हम 14 सितंबर की बात नहीं कर रहे। आज है 10 जनवरी, जो कि मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद इतना पॉपुलर नहीं है। 14 सितंबर तो हम मनाते हैं, हिंदी दिवस की बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, दूरदर्शन के काफ़ी कार्यक्रम हैं जो हम आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस क्या है, इसके बारे में आपसे बात करने, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देने आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे दो बहुत खास मेहमान जो हमारे साथ दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में जुड़े हैं और आज हमसे बात करने जा रहे हैं 10 जनवरी जो कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्यों अहम है, क्यों खास है और किस तरह से अलग है, किस तरह से हिंदी को हम देश विदेश में एक अलग स्तर पर, एक अलग लेवल पर लेके जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, किस तरह 10 जनवरी मायने रखता है। हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे पहले गेस्ट डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी से, जो कि हिंदी की एक जानी मानी हस्ती है। हैदराबाद की हिंदी सर्कल में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, काफ़ी हिंदी को लेकर काम करते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, काफ़ी सालों से जुड़े रहे हैं और 100 से अधिक स्टूडेंट्स को इन्होंने PhD MPhil करवाने में सार्थक रहे हैं, सूत्रधार रहे हैं। काफ़ी सारे काव्य संग्रह पब्लिश कर चुके हैं, कहानियाँ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, कई सारे पुरस्कारों से ये सम्मानित किए गए हैं और आज हमें ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह 10 जनवरी और हिंदी भाषा एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने में भारत की ये एक कोशिश रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर आशा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशा जी। ये है तो बनारस से, लेकिन शादी के बाद हैदराबाद आकर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। बनारस से नहीं, मैं बिहार से हूँ। ओह सॉरी मैं बिहार से हूँ। जब मैं आई थी 30 साल पहले हैदराबाद में, और PhD भी इन्होंने हैदराबाद में आकर अपनी कंप्लीट करी है। इनका हिंदी से जो प्रेम है, हिंदी से जो इनका लगाव है, जिस तरह से ये जुड़ी हैं, एक जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से, साहित्य के पर्सपेक्टिव से इनका हिंदी से जुड़ना रहा है। काफ़ी सारी पत्रिकाओं की ये एक त्रैमासी पत्रिका है जिनकी ये एडिटर हैं, लेकिन काफ़ी सारे आर्टिकल्स, पोएम्स, कहानियाँ ये लिखती हैं काफ़ी सारी मैगजीन्स के लिए। ये हमसे आज बात करेंगी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव हिंदी का, किस तरह से हम इंटरनेशनली देख रहे हैं, जो इम्पैक्ट है हिंदी का वो देख रहे हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, एक जर्नलिस्ट, एक साहित्यिक जो पर्सपेक्टिव है हिंदी का, और एक जो है आध्यात्मिक और बहुत थियोरेटिकल जो स्ट्रॉन्ग हमारे ऋषभ जी हैं, वो हमें हिंदी के बारे में बताएंगे। तो ऋषभ जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, जैसे मैं ये बोल रही थी कि मैं कंफ्यूज हो गई कि 14 सितंबर को क्या होता है, 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को हम मनाते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है भी? तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस को आज जागरूक कराइए प्लीज़। पूनम जी, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। दोनों तारीखें अलग अलग हैं और दोनों का इतिहास भी अलग अलग है। अच्छा। हालांकि हम आज यहाँ 10 जनवरी के कार्यक्रम की बधाई दे रहे हैं जी, या 10 जनवरी पर विश्व हिंदी दिवस की बधाई दे रहे हैं, लेकिन याद हमें 14 सितंबर को भी कर लेना है जी। ये शायद सिर्फ सच को दोहराना है, सभी जानते हैं। एक तथ्य है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के उन अंशों को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा में जिनमें हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की राजभाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया था जी। इसीलिए प्रायः हम उसे हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस कहते हैं। अच्छा। तो 14 सितंबर का संबंध है
भारत में राजभाषा संबंधी हिंदी के प्रावधानों से, अच्छा जो हमारे संविधान में स्वीकृत है। जी। इसके बाद जब आप बात करते हैं कि भारत जब आगे प्रगति करता हुआ चलता है, जी। तो ये बात सामने आती है कि हिंदी केवल भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली भाषा ही नहीं, जी। बल्कि भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाली भाषा के रूप में भी तेजी से आगे बढ़ रही है या उसे बढ़ना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया भर में हिंदी भारत की पहचान की भाषा बन सके, जी। जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय गौरव की, भारतीय संस्कृति की, भारतीयता की भाषा बन सके, जी। या हम कहें कि साहब इंडियन आइडेंटिटी जो है उसे व्यक्त कर सके, इस उद्देश्य से 1975 में 1975 में 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया। अच्छा। तो उस दिन को ध्यान में रखते हुए या उसकी स्मृति में एक प्रकार से बहुत बाद में, यानी 2006 से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाना शुरू किया गया। अच्छा। उद्देश्य उसका वह है कि हिंदी को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने के लिए, स्वीकार्य बनाने के लिए जी। कार्य किया जाए। बिल्कुल। तो अब इसमें और थोड़ा सा हम इसको स्पष्ट कर दें जी। कि जो 14 सितंबर या हिंदी दिवस, या जिसे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह लें अपनी सुविधा के लिए, वह देश में हिंदी प्रचार के लिए है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर हिंदी को एक विश्व भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एक, जिसे कहें कि उद्देश्यबद्ध एक कार्यक्रम जो है वह किया जाए, इस तरह से इसको शुरू किया गया। और उसी सम्मेलन में यह तय किया गया था कि हिंदी को विश्व स्तर पर अगर हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो उसका एक हिस्सा यह भी है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो सितंबर वाला हिंदी दिवस है वह भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति का प्रतीक है। करेक्ट। तो 10 जनवरी विश्व में यूएन की भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष का प्रतीक है। तो जो 10 जनवरी है वो एक्सटेंशन है 14 सितंबर का। जी। तो एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट आज हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं और मेरे जैसे जो कंफ्यूज थे कि 10 जनवरी को क्या होता है और 14 सितंबर को, आई थिंक ये काफ़ी क्लैरिटी आपने दी है कि 14 सितंबर जो है वो नेशनल हिंदी दिवस है और यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस में, बेसिकली इंडिया में, भारत में हिंदी की स्वीकृति के लिए 10 जनवरी एक विश्व स्तर, एक ग्लोबल स्तर पर हिंदी को लेकर जाने के लिए। उस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुरूप एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना जो है वो की जानी थी, जो अब मॉरिशस में स्थित है। अच्छा। और वही जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, अब तक 12 सम्मेलन हो चुके हैं, अच्छा, उनकी देखरेख का काम भी, उसका जिम्मा भी उसी का है। और इसी के तहत हिंदी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी बनना था। अच्छा। तो वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित हुआ है। अच्छा। तो विश्व हिंदी सचिवालय और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जी की स्थापना जी इसी जो उद्देश्य है कि विश्व में हिंदी को प्रतिष्ठित करना, भारत की पहचान के रूप में और एक वैश्विक संपर्क की भाषा के रूप में, बिल्कुल बिल्कुल, वह इसका उद्देश्य है। आज की जैसे ये 1975 में पहली बार ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया था
हिंदी को एक ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने की, लेकिन 2006 से जैसे कि डॉक्टर ऋषभ बता रहे हैं कि वो स्टार्ट हुआ है ये सम्मेलन होना, तो उस समय क्या ऐसी ज़रूरत लगी हमें कि हिंदी को हमें ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है? इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है उस समय, और उस समय हिंदी की क्या पोजीशन थी ग्लोबल लेवल पर, और आपके हिसाब से जो आपका एकेडमिक आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप ग्लोबली भी इतना ट्रैवल करती हैं, तो आज हिंदी किस लेवल पर आ चुकी है इस एफर्ट के बाद? जी पूनम जी, उस वक्त तो लगा शायद कि हिंदी को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना चाहिए, और उस वक्त में आज में बहुत बदलाव आ चुका है। वेरी गुड, ओके। अभी अगर आप बाहर जाते हैं, विश्व में ट्रैवल करते हैं, देखते हैं वहाँ पर, मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगी कि जब मैं लंदन गई थी, हम पूरा परिवार के साथ गए थे वहाँ पे, और जब हम लंदन में पहुँचे, जब होटल जा रहे थे, रास्ते में जो हमने देखा तो हमको लगा ही नहीं कि हम भारत में नहीं हैं। अच्छा। वहाँ पे हम फुटपाथ पे चल रहे हैं तो हिंदी बात करने वाले हैं, कहीं कोई स्टोर में जा रहे हैं तो हिंदी बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल ही नहीं लगा। और कोई दुकान है कहीं नहीं, अभी आजकल की बात करूँ मैं तो स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह में जहाँ पे लोग हिंदी बहुत कम बोलते हैं और हिंदी के लिए बिल्कुल ही वो जगह सूटेबल नहीं है कहा जाता है जी। वहाँ पे लिखा होता है एक प्लेट राजमा चावल की कीमत तुम क्या जानो जो शाहरुख खान का डायलॉग है वो वहाँ पर है। तो वही नहीं, फ्रांस में एक मार्केट है, इंडियन मार्केट है। अच्छा। जहाँ पे हर चीज़ फ्रेंच में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है और हिंदी में लिखा होता है। अरे वाह। तो लिखी भी जाती है। पानी के बोतल का दाम आपको हिंदी में मिल जाएगा। क्या बात और है। लोग जो बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं। शायद हमारी नई पीढ़ी जो जा रही है वहाँ पे उन लोगों से मिल रही है जी। तो हो सकता है कि जो वहाँ वाले हैं उनसे उनके साथ वो हिंदी में बात नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं जी जो जरूर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे नमस्कार, मिलते जुलते ही हो गया कि नमस्कार करें तो उनको आ जाता है कि ठीक है, नमस्कार एक शब्द है जो प्रणाम के लिए, जो गुड इवनिंग ग्रीटिंग के लिए यूज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर ऋषभ जी, आप ये बताइए कि इस साल का जो थीम है 2025 का, ये थीम भी शायद ये कल्चरल और ग्लोबल लेवल के इंटीग्रेशन को लेकर ही है। तो ये थीम के बेसिस पे इस साल या आगे का क्या प्लान है विश्व हिंदी दिवस में ग्लोबली हिंदी के लिए कुछ करने का? एक तो यहाँ हम थोड़ा सा ठहर के इस बात को स्पष्ट कर दें कि मैं जो बार बार कह रहा था कि यूएन की भाषा जी, तो यूएन या संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार होना किसी भाषा का, वह एक तरह से एक डिप्लोमेटिक निर्णय होता है। ओके। या उसकी अपनी एक प्रक्रिया है जी। बिल्कुल। आज संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं। ओके। कोशिश करता हूं गिनने की अंग्रेजी जी, चीनी या मंदारिन, रूसी, ओके, स्पेनिश जी, अरबी। अच्छा। तो हिंदी सहित कुछ और भाषाएं अभी कोशिश में हैं कि उन्हें वहाँ स्वीकृति मिल सके। ओके। और इस बीच यूएन ने ये एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है कि यूएन को बहुभाषिक होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आपको अपने प्रोग्राम्स, अपनी नीतियाँ दुनिया भर में लेकर के जाना है जी, तो केवल 6 भाषाओं से काम नहीं चलता। बिल्कुल, हमें ज़्यादा भाषाएं चाहिए। बिल्कुल। काम काज जो है वह ठीक है, 2 भाषाओं में चले या 4 में चले या 6 में चले जी। लेकिन जब आप अपने कार्यक्रमों को दुनिया भर में लेकर के जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो आपको जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उस ऑडियंस की भाषा का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये जो टारगेट ऑडियंस है यानी दुनिया जी, पूरी दुनिया में इस समय हिंदी बोलने वालों की अगर हम संख्या की बात करें जी,
तो दो नजरिए हैं उसमें, दो दृष्टिकोण हैं। ओके। एक ये कि हिंदी दुनिया में बोले जाने वालों की संख्या के हिसाब से संभवतः तीसरे स्थान पर है। अच्छा। लेकिन यह जो तीसरे स्थान के लिए गणना की जाती है, इसमें हम हिंदी के केवल उस रूप की गणना कर रहे हैं जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं। अच्छा। तो हिंदी सिर्फ खड़ी बोली तो नहीं है। नहीं है। हिंदी की तो कम से कम 20 बोलियां तो स्वीकृत बोलियां ही हैं, जी और वैसे तो सैकड़ों हैं। जी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो है वो हिंदी की एक दूसरी शैली है जिसे उर्दू कहते हैं। ओ। बोलने के हिसाब से तो हिंदी उर्दू दो नहीं है ना। जी जी जी, बिल्कुल। काफी वर्ड्स भी सिमिलर हैं। भाषा वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जी। उर्दू हिंदी की एक शैली है। जी। तो अगर आप दुनिया भर में हिंदी और उर्दू और इन बोलियों को मिला लें। को एक साथ कर लें, चूंकि ये वस्तुतः एक ही है, हिंदी ही है, जी। तो यह संख्या दुनिया में बोली या जानी जाने वाली भाषाओं में सबसे अधिक हो जाती है। अच्छा, मैंड्रिन से भी ज्यादा? जी। ओ। और जब हम एक ऐसी भाषा के प्रतिनिधि हैं जो एक तरह से, भले ही इसे आप कहें कि अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से आप तीसरे स्थान पर कह रहे हैं जी, लेकिन अनौपचारिक रूप से एक, वैसे इसे स्वीकार किया जाएगा, आज नहीं तो कल स्वीकार किया जाएगा विश्व स्तर पर। जी जयंती प्रसाद नौटियाल एक रिसर्चर हैं। जी। उन्होंने अनेक दशकों के रिसर्च से, दुनिया भर में रिसर्च के बाद ओ। यह स्थापित किया है जी। कि हिंदी दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली या समझी जाने वाली भाषा है। अरे वाह। इस तथ्य को आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये स्वीकार इसलिए भी करना पड़ेगा, अभी आप जब आशा जी से बात कर रही थी तो आपने कहा था कि इकोनॉमी जी। एक बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के भीतर हिंदी भाषियों से एक बहुत बड़ा बाजार बनता है। उस बाजार तक आप यदि एक विज्ञापन से पहुंच सकते हैं सबसे ज्यादा, तो ये हमारी ताकत है। बिल्कुल। तो ये दो स्थितियां हैं, एक है यूएन की भाषा होना और एक है दुनिया में समझी जाने वाली भाषा होना। मैं इसके लिए दो शब्दों का अलग अलग प्रयोग करता हूं। जब हम यूएन की भाषा कहते हैं तो हम कहते हैं कि साहब इंटरनेशनल लैंग्वेज, ओके। जिसे यूएन में कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जी। आज नहीं तो कल वो होगा। उसमें कुछ जिसे कहते हैं कि प्रक्रियागत समस्याएं हैं, जैसे कि ये कि जो कुल संख्या है देशों की यूएन में, जी। उसके 2/3 को उसका समर्थन करना चाहिए। ओ। और दूसरी ये कि उसके लिए जो खर्च होता है जी। वो खर्च भारत अकेला करने को तैयार है, अच्छा। लेकिन नियम के अनुसार अकेला भारत नहीं कर सकता। भाषा का समर्थन करने वाले दूसरे देशों को उसे वहन करना पड़ेगा। ओ। तो हमारे पक्ष में दुनिया भर में अगर हम योग दिवस के समर्थन ले सकते हैं दुनिया भर का, तो हिंदी दिवस के लिए भी ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन समस्या खर्च की आएगी। जी। इसके लिए भी धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं। जी। और यह जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे यह भी एक कारण है कि एक विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में जो वहाँ भारतीय दूतावास इत्यादि हैं, जी। वे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अच्छा। और हिंदी की स्वीकार्यता जी। वहाँ बढ़े, इसके लिए प्रयास करते हैं। जी। ये आज का दिन इसके लिए ही समर्पित किया जाता है। वेरी। अब मैं उस चीज पर आता हूं कि प्रतिवर्ष जी। इस दिन के लिए एक कोई केंद्रीय विषय या थीम निर्धारित किया जाता है। अच्छा। 2025 के लिए मेरी जानकारी के अनुसार इसका विषय है हिंदी, ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। जी।
यानी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। जी इससे ही पता चल रहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है। है? हम चाहते हैं आज जब हम 2025 में बैठे हुए हैं, जी जब हमारी आज़ादी को प्राप्त किए, बल्कि लोकतंत्र हुए हमें 75 साल हो गए हैं, जी तब हम यह कह रहे हैं कि हम दुनिया को हिंदी के रूप में एक उपहार दे रहे हैं। और यह उपहार है केवल हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं, जी। वैश्विक एकता के लिए, चूंकि मेरे भारत के लोग दुनिया भर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक वैश्विक एकता के तार जोड़ने का काम, जी भावनात्मक संवेदनात्मक तार जोड़ने का काम जो है, बिल्कुल। वो हम हिंदी भाषा से ले सकते हैं। बिल्कुल। आप देखती होंगी कि जब विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश में जाते हैं, जी उनका किस प्रकार से भारतीय पद्धति से, वहाँ की पद्धति से भी और भारतीय पद्धति से भी जो है स्वागत सत्कार किया जाता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये जो भावनात्मक जुड़ाव है उसका प्रतीक है। बिल्कुल। और वो जो हिंदी या कहें कि भारतीय समुदाय जिसे हम प्रायः प्रवासी कहते हैं, वह जहाँ जहाँ भी है, जी एक जुड़ाव जो है इस मेनलैंड के साथ अपना महसूस करे, जी। ये एक भाव है। और दूसरी चीज जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है वह है भारतीय सांस्कृतिक गौरव, जिसे हम एक तरह से कहें कि यह हमारी सॉफ्ट पावर है। जी हमारे पास हमारी संस्कृति के जो अलग अलग कहना चाहिए कि उन्नायक तत्व हैं। जी अभी हम जैसे योग की बात कर रहे थे, हमारा संगीत है, हमारी नृत्य है, हमारे भोजन हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, जी उनके बारे में जानकारियां हैं। और यानी दुनिया भर में भारत के प्रति एक जिज्ञासा का नया भाव पैदा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि जो उपनिवेश युग में भारत के बारे में गलत फहमियां दुनिया भर में फैलाई गई थी, जैसे कि पिछड़ी हुई सभ्यता। हाँ। दुनिया की जो सभ्यता सबसे अधिक अग्रणी सभ्यता थी, उसे उपनिवेशवादियों ने दुनिया की सबसे पिछड़ी सभ्यता बना दिया। जी और हमें हमारी चीजों के लिए कहना चाहिए एक हीन भावना से भर दिया। अब हम उन हीन भावनाओं से बाहर निकल रहे हैं। जी ये हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। तो उसमें भाषा भी एक है। जी हम अपनी भाषा के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से दुनिया को एक तरह से सांस्कृतिक वैभव जो हमारा है उससे परिचित करा सकते हैं। Absolutely. और दुनिया के सांस्कृतिक वैभव को अपने यहां आयत्त कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये जो आदान प्रदान और परस्पर जिसे कहें कि एक बुनावट है पूरे जगत की, जी जो यह दिखा सके, फिर वही भारतीय संस्कृति की बात आती है कि संपूर्ण धरातल पर जितने भी लोग रहते हैं वे मूलतः एक ही परिवार के सदस्य हैं। हाँ और वह सदस्य है मानव परिवार, मनुष्य परिवार, बिल्कुल। जिसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को व्यावहारिक रूप से दुनिया में प्रचलित, प्रचारित और स्वीकृत कराने के लिए जी मैं समझता हूं कि हिंदी का बड़ा योगदान आज के समय में हो सकता है। जी। क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोगों के बीच दुनिया में यह संदेश ले जा सकते हैं कि यह समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। अरे यह वाह। समय अहिंसा का है, यह समय भाईचारे का है, बिल्कुल। यह समय एक दूसरे को यानी काटने का नहीं, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का है, देशों को देशों से जोड़ने का है। बिल्कुल। महात्मा गांधी की भी जो ये प्रिंसिपल थी अहिंसा की, ये पूरे विश्व के लिए कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को ये पता है, चाहे वो हमारे भोजन हो, चाहे वो हमारी फिल्में हो, चाहे वो हमारा टूरिज्म हो, पूरे विश्व में भारत की जो पोजीशन है आज, इससे कोई
अनदेखा नहीं कर सकता। हमारी जो प्रधानमंत्री की भी ये कोशिश रही है भारत को एक विश्व स्तर पर लेकर जाने की, जिस तरह से डॉक्टर आशा जी बता रही थी नमस्कार, ये कोविड के बाद और ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर जब हर जगह नमस्कार करना शुरू किया, तो ये भारत के प्रति कि ये हो गया कि अच्छा ये भारत से मिली हुई हमें नमस्कार एक चीज़ है। तो अब की बार XXS की सरकार जी ये पूरा का पूरा ये नारा ही हमारा चला गया। जी बहुत सारी ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जी जो भारत से दुनिया भर में गई हैं इस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर आशा जी, जैसे थीम में भी है, मेरे लिए तो जो की वर्ड है इस साल के थीम में वो है गौरव। और जिस तरह से डॉक्टर ऋषभ जी भी बता रहे थे कि हम फॉर एग्जांपल चीन अगर चले गए, वहाँ पर अगर आपको उनके साथ काम करना है, मतलब चीनी भाषा में ही बात करके अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा को लेकर जो गौरव है, जो प्राइड है, जो मतलब उनका काम करने का भी तरीका है, हम कहीं ना कहीं शायद वो अपनी भाषा को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर, अपने देश को लेकर शायद हम इतने प्राउड नहीं है। तो जब हम बाहर भी जाते हैं हम फटाफट उनका एक्सेंट पिकअप कर लेते हैं, बट क्यों हम अपनी भाषा को लेकर शायद इतना गौरवशाली नहीं महसूस करते? ये चेंज हो रहा है, बट इस पे हमें बताइए कि किस तरह से हम अपनी इस माइंडसेट को, इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं और क्यों हमें चेंज करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि इतने जो हमारी भाषा है हिंदी है, ठीक है, इतने सालों से अंग्रेज़ों का शासन रहा हमारे ऊपर। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक गुलामी की जो प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर आ गई जी। अगर हम देखते हैं तो हिंदी भाषी पूरे ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर देखते हैं तो पहले नंबर पे आ रहे हैं। अभी मंडारिन भी पीछे चला गया, इंग्लिश भी पीछे चला गया, सब कुछ पीछे चला गया। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो हमारे भारत में हैं, उनको अभी भी लगता है कि अंग्रेजी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो। दूर क्यों जाते हैं? अगर मैं खुद की ही बात करूं तो मेरे ही घर में एक बच्चा है, मेरे देवर का बेटा आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो अंग्रेजी सीखे जबकि उसको हिंदी आती है, उसको अपनी मातृभाषा आती है जो हमारी मातृभाषा मैथिली है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो अंग्रेजी सीखे। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि शायद हिंदी पढ़ेगा या हिंदी में कुछ भी कर लेगा, जो कि अमूमतः हम देखते हैं बच्चे बिहार के, यूपी के ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर भी यहाँ कुछ कर जब बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि डिग्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अंग्रेजी भाषा नहीं। शायद रोज़गार है एक तो सबसे बड़ा मुद्दा, कि हिंदी भाषियों के लिए रोज़गार उतनी अच्छी नहीं है जितनी अंग्रेजी भाषियों के लिए है। एक को है जिसकी वजह से हम नहीं बोलना चाहते, हम नहीं सीखना चाहते जी। लेकिन अंग्रेजी भाषा में रोज़गार है, सब है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हिंदी को नहीं भूल पाते। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हमारे दिल की भाषा है। तो कहते हैं ना, जो आह में मज़ा है और उसमें नहीं है, वाह और आह में जो मज़ा है और उसमें नहीं है। वेरी नाइस। तो हिंदी सीखना है। अभी वैसे तो है कि अंग्रेजी का प्रचलन है, लोग सीख रहे हैं। अब मैं बहुत पहले जब हैदराबाद में आई थी जी। तो यहाँ पे जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझको अंग्रेजी नहीं आती थी और यहाँ पे अंग्रेजी और तेलुगु ही बोला करते थे लोग। हम कहीं पब्लिक प्लेस पे भी चले जाते थे तो लगता था कि सब तो तेलुगु में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मेरे पतिदेव के दोस्त थे, उन लोगों के भी जो आपस की बातचीत होती थी अंग्रेजी में होती थी। तो मुझको लगता था कि क्या है, लेकिन अभी इतने सालों में इतना बदल गया है कि जहाँ पे भी आप देखिए युवा पीढ़ी बैठे रहेंगे वो लोग हिंदी में बात करते रहेंगे। भले ही हो सकता है कि उनकी भाषा शुद्ध हिंदी नहीं हो, एक मिश्रित भाषा होती है जिसमें थोड़े अंग्रेजी के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, जिसको हम कह लें कि हिंग्लिश है, हिंदी शायद नहीं है, लेकिन बात तो कर रहे हैं, हिंदी में बात तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको अंग्रेजी ही बोलना है, हिंदी बिल्कुल नहीं बोलना है। तो अभी परंपराएं बदल रही हैं थोड़ा और मानसिकता बदल रही है, बदलाव आ रहा है जी। और जो हमारी पहचान, हमको तो लगता है कि अपनी पहचान जो भारतीयता की पहचान है और भारत की पहचान हमारी संस्कृति, हमारे पर्व त्योहार,
ये सब वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी भारतीय हैं जो काफ़ी सालों से रह रहे हैं, ये लोग अपना कल्चर, अपनी संस्कृति भूले नहीं हैं। जहाँ पे भी हैं वहाँ पे जितनी भी त्योहार, छठ वहाँ मनाई जाती है। छठ जो बहुत कम सिर्फ यूपी और बिहार में मनाया जाता था, अभी पूरा विश्व भर में मनाया जाता है जी। छठ है, दिवाली है, होली है, तो ये सब जब ग्रुप में एक समूह में मनाते हैं जी, तो सब लोग उसमें शामिल होते हैं जी। उसमें भारतीय भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं। Very तो nice. इस तरह से अब ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ अंग्रेजी, जी हिंदी भी, जी हिंदी भी हमको सीखना है और हिंदी भी हमको बोलना है। जी जिनको जितनी हिंदी आती है उतना बोलने में वो गर्व महसूस करते हैं। जी ऐसा नहीं रहा कि हिंदी ठीक है, ओके, जिनको हिंदी नहीं आती है या जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उनको थोड़ा सा लगता है, वो अभी भी है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उनको थोड़ा सा लगता है कि अरे अंग्रेजी हिंदी में ही कैसे बोलें। जी लेकिन जिनको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, वो हिंदी बोलने में भी उतने ही प्राउड फील करते हैं जितना अंग्रेजी। वेरी नाइस। तो आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है अबाउट हिंदी में जो रोजगार की प्रॉब्लम है जी। ये आप और रोजगार से जो हमारी जुड़ी हुई इमोशन होती है, पैसों से, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो होता है, तो उससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने रेज किया है। और इसी कारण जो हम विश्व हिंदी दिवस और जो विश्व स्तर पे हिंदी को ले जाना चाहते हैं, आज भी हमारे देश में जो इनफ्लो होता है फॉरेन फंड्स का, जो नेचुरली पैसे से आप थोड़ा एम्पावर्ड फील करते हैं, जब आपके पास वो होता है तब आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं, चाहे वो देश के लेवल पे हो, चाहे वो आप घर के लेवल पे हो या ऑफिस में हो। तो जो इकोनॉमिक पॉइंट डॉक्टर ऋषभ जी ने भी रेस किया था कि पैसों का जहाँ प्रॉब्लम आता है यूनाइटेड नेशंस की भाषा को बनाने में, तो ये एक बहुत ही ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, एक विशेष सर्कल है जहाँ से निकलना अब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं हम, हाथ पैर मार रहे हैं, चाह रहे हैं कि हिंदी ग्लोबली जाए। तो डॉक्टर ऋषभ जी, आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे, हिंदी यूएन की लैंग्वेज, हम क्या और कर सकते हैं ऐसा जिससे हिंदी एक यूएन की भाषा में एक्सेप्ट हो जाए? और आज ये स्ट्रगल किस लेवल पर है और क्या कोशिश और कर रही है हमारी सरकार कि ये यूएन की भाषा में एक्सेप्ट हो जाए? देखिए पूनम जी, पहली बात तो ये कि ये एक मिथ है कि हिंदी में रोज़गार नहीं है। जी। रोज़गार अगर आपको भाषा वाले चाहिए तो हिंदी में भाषा का रोज़गार बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आपको भाषा के रोज़गार की बात करनी चाहिए जब आप कहें कि भाषा से जो रोज़गार मिलते हैं। जी। मैं बताऊं आपको कि जो यूनाइटेड नेशंस है जी, वह अनुवाद की नौकरियों के लिए सबसे बड़ा फोरम है। अच्छा। अनुवादक मिलते नहीं हैं। असल चीज जो है, नौकरी भाषा से नहीं, नौकरी के लिए स्किल चाहिए। हम भाषा को गरियाते हैं कि साहब इसलिए हम पीछे रह गए कि हम हिंदी वाले हैं। हम विषय का कितना ज्ञान रखते हैं अपने आप से जरा अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछें। True. अगर हमें अपने विषय का पूरा ज्ञान है तो भाषा गौण हो जाएगी। और जहां हमें कम्युनिकेशन की और भाषा की जरूरत है वहां तो हमें भाषाएं आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, या जिस भाषा की आवश्यकता है वो आनी चाहिए। एक तो चीज ये, और दूसरी चीज वही जो आपने कहा कि अभी तक भी हम अपने उपनिवेशवादी मानसिकता से पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। हाँ। और अंग्रेजी का लबादा जो है उसे अपने ऊपर हमने चढ़ा रखा है। हम सोचते हैं दुनिया भर के तमाम ज्ञान की खिड़की यही एक है, या दुनिया भर के तमाम रोजगार की खिड़की यही एक है। ऐसा नहीं है। ये समझने और समझाने की जरूरत है हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे समाज के नेतृत्व को। जी। और असल चीज जो है, जो आप यूएन में क्या कर रही है भारत सरकार हिंदी की स्वीकृति के लिए, तो मैं एक सूचना आपको देना चाहूँगा। जुलाई 2023 में भारत ने
संयुक्त राष्ट्र को हिंदी के कार्य के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी 8.3 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अच्छा, अरे वाह। हम खर्च करने के लिए तैयार हैं जी। समस्या प्रक्रिया की है, हाँ तो वह धीरे धीरे वह भी हो जाएगी जी। और उसके लिए जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, वातावरण तैयार हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में एक तरह से खुले मन से सामने आया हुआ है जी। वह महसूस करता है कि भाषाई समावेशिता यानी जो इंक्लूसिवनेस है जी। लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक इंक्लूसिवनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है दुनिया में संयुक्त राष्ट्र को अपने लक्ष्यों में सफल होने के लिए। जी। आपको मानवाधिकार के लिए काम करना है, आपको विश्व शांति के लिए काम करना है जी। आपको युद्धों को बंद कराने के लिए काम करना है। बिल्कुल। तो आप केवल जो गिनी हुई 6 ऑफिशियल आपकी भाषाएं हैं उनसे काम नहीं चला सकते। ट्रू। तो ये जो समावेशिता है इसे उसने स्वीकार किया है जी। और इसीलिए जो है यह संभावनाएं बन रही हैं कि हिंदी, पुर्तगाली और भी 2 भाषाएं, कम से कम 4 भाषाएं जो हैं वे पंक्ति में इस समय हैं जो संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृत हो सकती हैं जी। और उसके लिए आप जानते हैं कि कूटनैतिक स्तर पर सहमतियां बनानी होती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तमाम तरह की राजनीति के बीच में यह चलता रहता है, चलता रहेगा। हिंदी एट यूएन एक परियोजना है जिसके तहत जो कुछ कार्य अंग्रेजी में भी वहाँ होते हैं या अन्य भाषाओं में होते हैं वे हिंदी में हिंदी भाषियों के लिए भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है। अच्छा। बाकायदा उसकी एक साइट है और जो यूनाइटेड नेशंस का पत्रक प्रकाशित होता है जी। वह आप क्लिक करेंगे तो हिंदी में अनुवाद होकर सामने आ जाता है। अच्छा। और इसी तरह से उसके रेडियो प्रोग्राम्स भी हैं जी। जो हिंदी के माध्यम से आ रहे हैं। इस सब के लिए एक तरह से यानी बहुभाषावाद को, मल्टीलिंग्वलिज्म को 2022 में यूएन में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एक चीज़ जो यहाँ और मैं कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ आपके इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से, वो ये है कि अभी जो बात कर रहे थे कि साहब किन किन अवसरों पर लोग दुनिया में हिंदी का प्रयोग कैसे करते हैं जी। अभी जैसे कहा कि साहब जो है आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ एक कैप्शन लिखा हुआ मिल रहा है आपको यानी सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस में जी। अगर रशियन के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी मुझे मीनू मिल रहा है। वाह। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मैं बाजार हूं भाई। हाँ। उन्हें अपनी चीज मुझे बेचनी है। बिल्कुल। तो ये इससे जो है एक कंसेप्ट आया है इधर जिसे कहते हैं कांटेक्ट जोन, संपर्क क्षेत्र। भाषाएं किन किन क्षेत्रों में संपर्क करके और अपने आप को आगे फैलाती हैं। हिंदी किन क्षेत्रों में फैल रही है उसमें, जैसे एक जो बड़ा क्षेत्र है, आशा जी अपने अनुभव से भी इस बारे में बताएंगी कि विवाह का क्षेत्र है। हाँ। अब विवाह जो है वो एक मोहल्ले में होने वाली घटना नहीं रह गई है। बिल्कुल। अब तो आप डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। भारत के लोग विदेशों में जा जा करके कर रहे हैं, विदेशों से लोग भारत आ करके कर रहे हैं जी। और लोगों का आना जाना होता है। हाँ। उसके साथ उस विवाह के साथ जुड़ी हुई जो सारी की सारी सांस्कृतिक और आप कहें कि लोकाचार की भाषा है, उसका आदान प्रदान होता है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा मार्केट है ये। हमारे रस्मों के नाम हैं जी। हल्दी का नाम आप कैसे अनुवाद करेंगे? हल्दी एक रस्म है। आप केवल हल्दी का जो हल्दी अंग्रेजी शब्द कह दें या मेहंदी का अंग्रेजी शब्द कह दें उससे नहीं चलेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे आशा जी से, आप कहते हैं लेडीज संगीत, लेडीज म्यूजिक क्यों नहीं कहते?
तो ये जो Very true. लेडीज संगीत हम कह रहे हैं, जी। मेहंदी की रस्म कह रहे हैं, तो जब कोई विदेशी समूह किसी शादी में भारत आता है जी। तो इन सबको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उन्हें सीखना पड़ेगा करता है। कि हाँ ये हल्दी से भाई जलेबी तो जलेबी है, राउंड 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 स्टॉप थोड़ी है। डोसा तो डोसा है। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, विवाह और उसके साथ जो जुड़ा हुआ पूरा का पूरा जो है एक Fantastic. कहें कि परिप्रेक्ष्य है, वह भाषाई संपर्क का एक बहुत बड़ा माध्यम हिंदी के लिए बना हुआ है, देशी और विदेशी के बीच में। फैंटास्टिक। फिर दूसरी चीज तो बड़ा साफ है ही, कम्युनिकेशन के जितने अब क्षेत्र हैं, और अब जो है इसमें अनुवाद का क्षेत्र जुड़ गया है जी। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले 20 वर्षों में शायद मानव अनुवादकों की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप एक क्लिक से एआई। एआई से, उधर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं एक भाषा में भाषण कर रहे हैं और सामने अनेक भाषाओं के लोग बैठे हुए रियल टाइम में जी। उसे अपनी भाषा में सुन पा रहे हैं। जी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी जो है हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि अब आपके ऊपर ये दबाव नहीं रहेगा कि आप किसी दूसरे देश में गए हैं, चाहे आप व्यक्तिगत किसी कार्य में गए हों या किसी औपचारिक या सरकारी कार्य में गए हों, जी। आपको वहां की भाषा में बोलना है। ये दबाव नहीं रहेगा। आप अपनी Interesting. भाषा में बोलें, वो अपनी भाषा में बोलें, जी। हम अपनी भाषा में सुन लेंगे, वो अपनी भाषा में सुन लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर बढ़ने में ये एक बड़ा जो है संपर्क रहेगा। क्षेत्र है। इसी का एक्सटेंशन हो सकता है, जिसे हम पहले भी कह चुके हैं, कल्चर, जो हमारी थीम के साथ भी जुड़ रहा है आज की, जी। कि संस्कृति के जो अलग अलग पहलू हैं, जी। चाहे वो हमारे साहित्य के माध्यम से जा रहे हों, चाहे वो हमारी मौखिक परंपराओं के माध्यम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मौखिक ज्ञान भी है। बिल्कुल। यानी हम इतनी पुरानी सभ्यता हैं, हमारे पास अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि साहब ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए स्मृति, मति और प्रज्ञा, अच्छा। 3 चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है स्मृति। हम अपने ज्ञान को स्मृति के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते आए हैं, जी। और वह ज्ञान अभी तक भी अलिखित है बहुत सारा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, रिसर्चर्स आते हैं भारत में उसे प्राप्त करने के लिए, हाँ। और वो मेरी भाषा में है, वो भारत की भाषा में है, बिल्कुल। वो हिंदी और उसकी बोलियों में है, जी। या अन्य भारतीय भाषाओं में है, एब्सोल्युटली। और इसे यहां से विदेश ले जाना है, आपको शोध करना है, तो उसमें काम करना पड़ेगा। ये एक बड़ा संपर्क क्षेत्र है। फिर दूसरी चीज है मति। आप अपनी वर्तमान जो है उसको दिशा देते हैं मति के साथ, अपनी बुद्धि के साथ। बिल्कुल। और एक है आपकी प्रज्ञा या समबुद्धि, इंट्यूटिव जो आपकी पावर है, जो भविष्य में सोचने की शक्ति देती है। अब ये जो बुद्धि के जो हमारे 3 स्तर हैं, जी। या कहें कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के अंतरण के जो ये पक्ष हैं, मैं समझता हूं कि जिसे हम कह रहे हैं कि सांस्कृतिक गौरव को दुनिया भर में भारत के स्थापित करने की भाषा के रूप में हिंदी आगे बढ़ेगी, जी। ये उसमें बड़ी काम आने वाली चीज है। फिर चौथा जो बिंदु है वो शिक्षा का है। ठीक। हाँ। निश्चित रूप से अब शिक्षा में भाषाई विविधता आ रही है। जी। हाँ? और महत्वाकांक्षा हमारी ये है कि हमारे बच्चे अब तक विदेश जाते रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, अब हमारे यहाँ आए। जी। और इसके लिए शुभकामनाएं ही की जा सकती हैं। सच बात वैसे ये है कि शिक्षा और रक्षा, इन 2 के लिए, और स्वास्थ्य, जी। इन 3 के लिए जितना बजट होना चाहिए इस देश में, उतना बजट इन्हें मिलता नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि साहब हम शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, हम रक्षा में पिछड़ जाते हैं, हम स्वास्थ्य में पिछड़ जाते हैं। पिछड़ने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा निवेश में कुछ सोचना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बात मैंने की, उसी के साथ मीडिया जुड़ जाता है। जी। वहीं आपकी फिल्म जुड़ जाएगी। जी। और फिल्म के साथ जो गीत, संवाद,
आप देखिए कि हिंदी के गीतों की जो लोकप्रियता है, जी जी, आप हिंदी के गीतों की जो लोकप्रियता दुनिया भर में है, वो केवल गिरमिटिया देशों तक ही सीमित नहीं है, नहीं। या वो केवल खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं है, वो यूरोप में भी है। बिल्कुल। वो मुझे जर्मनी के जो मेरे दोस्त हैं वो भी बताते हैं कि साहब हम तो जो है हिंदी फिल्में देखते हैं, और अब तो स्थितियां ये हो गई हैं कि अपनी भाषा में हम उसकी डबिंग भी देख लेते हैं जी। सुनते हिंदी में, वो हिंदी में सुनना चाहते हैं, जी हिंदी सुनने में कैसी लगती है। जी, ये जो चीज है, यानी एक फिल्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र। मैं अपनी बात को यहाँ समेटूं तो मॉस्को यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थियों से बात करते हुए मैंने सवाल किया कि आखिर आप हिंदी क्यों पढ़ते हैं? जी, आपके यहाँ तो वही रोजगार वाली बात करते हैं ना, आपके यहाँ तो रोजगार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम रोजगार के लिए भाषा नहीं पढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि हम भारत को जानने के लिए भाषा पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, फैंटास्टिक। और भारत को जानना है तो हिंदी को जानना पड़ेगा। ये जो समझ पैदा हो रही है दुनिया में, हाँ। ये हिंदी की ताकत है। जी, और दूसरी चीज उन्होंने कही, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि हम बंबई जाना चाहते हैं, अच्छा। फिल्म में जाना चाहते, इसलिए वो हिंदी मराठी सीख रहे हैं। क्या बात है। समझे? तो ये जो है, जो ग्लैमर है, हाँ हिंदी के साथ एक ग्लैमर भी जुड़ रहा है जी। और एक बड़ा बाजार है। आप देख रहे हैं फिल्म का कि अब लोग जो हैं तमाम बड़ी फिल्मों को एक से अधिक भाषाओं में एक साथ रिलीज कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं में भी और विदेशी भाषा के साथ भी। हाँ। तो इस तरह से हिंदी जो है, भले उसके कोई शब्द, कोई गीत लोगों के कानों में पड़े, लेकिन वो निश्चय ही उसकी लोकप्रियता जो है वह निरंतर बढ़ रही है। और कम से कम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं हिंदी की विश्व यात्रा से संतुष्ट हूँ जी। और पूरी तरह से आशावान हूँ कि आज नहीं तो कल हिंदी को विश्व भाषा का गौरव मिलेगा। बहुत ही आपने इतने इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स को जोड़ा है और ये बताया है कि किस तरह से भारत में आज एक कोशिश हो रही है एक हर एस्पेक्ट को टच करने की, कि जहाँ से हिंदी की एंट्री हो सकती है भारत में और विश्व में, जो कनेक्शन जहाँ एस्टैब्लिश हो सकता है, वो सारे एंट्री पॉइंट्स को आपने इतने बखूबी हमें एक्सप्लेन किया है कि, और इतनी पॉजिटिविटी आपने आज बताई है डॉक्टर ऋषभजीत, की हमें खुद भी यकीन होने लगा है कि हमें हिंदी बोलने में और हिंदी भाषा में बात करने में, बाहर जाकर अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम है उसमें हमें बहुत शर्माना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। डॉक्टर आशा जी, ये मेरा शायद आपसे प्रश्न है कि आप साहित्य के माध्यम से भी हिंदी से जुड़ी हैं, जर्नलिज्म से भी आप एडिटर रही हैं एक त्रैमासी पत्रिका की, तो आप ये उस माध्यम से और आज दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? किस तरह से आप उन्हें या तो कन्विंस करेंगी या फिर एक दिल से, जो आपने बोला था आ निकलेगी, आउच नहीं, कि अपनी भाषा के प्रति जो गौरव है, जो प्रेम है, उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए विश्व हिंदी दिवस पर हमें उसी पैशन से, उसी जज्बे से मनाने की जो कोशिश करनी चाहिए। आप ओवरऑल हमारे व्यूअर्स को आज क्या मैसेज देना चाहेंगी? हिंदी साहित्य भी एक बहुत बड़ा माध्यम है हिंदी को विश्व भर में पहुंचाने के लिए। पहले से ही बात करें तो रामायण है, वाल्मीकि जी हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं, तुलसी रामायण है, रामचरितमानस, जो गिरमिटिया के ज़माने से जो यहाँ से लेके गए लोग अभी तक सुरक्षित रखे हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक भावना जुड़ी है। बाकी तो साहित्य है जो पढ़ते हैं, सब अनुवाद होती है अलग अलग भाषाओं में, अनुवाद के माध्यम से। गीत, अगर संगीत भी कहा जाए तो भी एक साहित्य ही है। बिल्कुल, जो हम लिखते हैं वही तो गीतों के, संगीत के माध्यम से फिर बड़े स्क्रीन पे, पर्दे पे दिखाया जाता है और फिर इस तरह से प्रचारित होता है, लोगों के अंदर जाता है, अंदर उतरता है। तो साहित्य भी एक बहुत बड़ा माध्यम है हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए जी। और संगीत तो ऐसा माध्यम है कि सर ने बोल दिया, लेकिन मेरा भी एक अनुभव है कि
जब वहाँ के लोग हिंदी गाने न सिर्फ सीखते हैं, जबकि उनकी भाषा नहीं है, लेकिन वो लोग सीखते हैं हिंदी गाने। भले ही उनका एक्सेंट नहीं होता है तो थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं गाना चाहिए, लेकिन सीखते हैं। अभी मेरे घर में शादी हुई तो वहाँ के कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने गाया, उन्होंने डांस किया हिंदी गाने पे, और बहुत ही अच्छे से। तो हिंदी तो विश्व स्तर पर पहुँच चुकी है। गुड। उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी हम आंकड़े ही देखिए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जी जी। भले हम थोड़े रूप बहुत पहले गए थे, हम जब शायद राजस्थान के और कुछ लोग राजस्थान, गुजरात और कहीं के लोग गए थे जो सिर्फ यायावरी के रूप में गए थे, बस उतना ही था उनका काम। लेकिन वहाँ पे वो लोग बस गए। जी जी जी। वे बस से वहाँ पे उन्होंने व्यापार किया, उनकी फिर पीढ़ियाँ वहीं पे रह गई। सब कुछ उन लोगों ने अपना लिया, लेकिन अपनी भाषा जो अपना उनका मूल था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। भले ही वहाँ की भाषा लोग सीख गए, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति सब कुछ उन लोगों ने कर लिया, लेकिन भाषा नहीं छोड़े। तो ये बढ़ता रहेगा, इसका समापन नहीं होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी विश्व स्तर पर नंबर 1 ऐसे तो बनी हुई है ही, हर क्षेत्र में ऑफिशियल भी नंबर 1 बनेगी। धन्यवाद। विश्व हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी का और डॉक्टर आशा मिश्रा जी का कि आप दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, हिंदी दिवस पे इतनी बेहतरीन बातें करी, इतना एक खूबसूरत माहौल बनाया कि अब हम यहाँ से निकल कर अपने आप से ये वादा करें कि हम बात करेंगे तो हिंदी में, और दोस्तों के साथ भी, काम को लेकर भी, और अगर बाहर जाए तो भी। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। इसी तरह दूरदर्शन यादगिरी के प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक मैं आपकी होस्ट पूनम गोलेछा आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।